वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी जी की क्विज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय ऑल इंडियन बार काउंसिलिंग का जो एग्ज़ाम है बहुत ही तेज़ी से उसकी डेट नज़दीक आती जा रही है। तो जिसकी तैयारी के लिए आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप उसमें अच्छे नंबरों से यानी कि उसे अचीव करना चाहते हैं, उसे क्रॉस करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बालाजी जी के क्विज को। और इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन तो वहाँ पे मिलेंगे, इसलिए ये वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आप इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन, ये ठीक है, सर जेम्स विल्सन द्वारा किस वर्ष में आयकर पेश किया गया था? किस वर्ष में आयकर पेश किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखी हैं और इनमें से आपको एक आंसर सोच के रख लेना है। मैं आपको आंसर बताऊंगा, उसके बाद आपको जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देखते हैं, इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1886, 1868, 1860 या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपने देख लिए हैं, तो इनमें से आप A, B, C, D इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन आंसर सोच के रख लेना। तो मैं बता देता हूँ, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1860। ठीक है फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे जो है ये इसका नाम है सर जॉन विल्सन द्वारा किस वर्ष आयकर पेश किया गया। कौन से वर्ष किया गया था? 1860 में। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉपीराइट कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें हमें बताना कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई एक कथन इनमें से गलत होगा, तो देखते हैं इनमें से कौन सा कथन हमारा यानी इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कॉपीराइट केवल अभिव्यक्ति की रक्षा करता है, ना कि विचार की, और किसी तथ्य से संबंधित यानी किसी तथ्य के संबंध में कोई कॉपीराइट नहीं है, यानी जो कॉपीराइट है किसी तथ्य से संबंधित नहीं है, और किसी सरकारी कार्य में कॉपीराइट नहीं होता, ये कोई सरकारी कार्य है उसमें कोई कॉपीराइट नहीं होता, और कॉपीराइट के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कॉपीराइट जैसे यूट्यूब चैनल वाले डालते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक, उसी टाइप से ही कॉपीराइट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनमें से अपना एक आंसर सोच के रखना कि A, B, C, D। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, किसी सरकारी कार्य में कोई कॉपीराइट नहीं होता है। सरकारी कार्य में कोई भी कॉपीराइट नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से होती है। तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। तो थर्ड क्वेश्चन में ये है, निम्नलिखित में से कौन एक पंजीकृत ट्रेडमार्क उल्लंघन है? ट्रेडमार्क उल्लंघन इनमें से कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्राधिकरण के बिना समान में उस ट्रेडमार्क जैसे चिन्ह का उपयोग, या फिर उस ट्रेडमार्क का विज्ञापन ऐसा हो रहा है जो उस ट्रेडमार्क को प्रतिष्ठा के खिलाफ हो, या प्राधिकरण के बिना व्यापार के नाम के रूप में उस ट्रेडमार्क का उपयोग, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया और इसमें ही बताता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अधिकतर डी होता है। वैसे अगर आपका उपरोक्त सभी है यानी उसमें ये उपरोक्त सभी, ठीक है, अगर इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन में दे रखा है या फिर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, अगर ये दे रहे हैं इन दोनों के, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है, क्योंकि एक उपरोक्त सभी और एक उपरोक्त में से कोई नहीं, अधिकतर चांस होते हैं कि यही वाला क्वेश्चन जो आंसर है वो ही राइट हो। तो इसका भी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे कहता है कि आजीवन कारावास से, जो आजीवन कारावास जिन्हें होता है, आजीवन कारावास से गुजर रहा व्यक्ति
आजीवन कारावास से गुजर रहा व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति है जो आजीवन कारावास से गुजर रहा है, यदि वह आत्महत्या का प्रयास करता है, यदि वह आत्महत्या का प्रयास करता है, आप समझिए होंगे, यदि वह हत्या का प्रयास करता है या आत्महत्या का प्रयास करता है और चोट पहुंचती है तो उसे कैसे दंडित करते हैं। यानी कि इसमें आत्महत्या का विषय नहीं है, इसमें जो विषय है वो साफ साफ आप ये देख सकती हैं, हत्या का प्रयास करता है। यहाँ पर किसी की वो हत्या का प्रयास कर सकता है, जो वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं उनकी, या फिर जो और लोग होते हैं उनके संग की, या उनकी, तो किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हत्या का प्रयास करता है और चोट पहुँचती है तो उसे कैसे दंडित करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर वो आजीवन कारावास में है और उसने हत्या का प्रयास किया किसी की, तो उसे कैसे दंडित करें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखी हैं कि उम्र कैद। अब जाहिर सी बात है, आजीवन का मतलब होता है उम्र कैद, वो पहले से उम्र कैद में है। मृत्युदंड दे सकते हैं, यानी कि एक तरीके फांसी की सजा। कैद, अरे यार उम्र, ये कारावास में है तो उम्र कैद और कैद तो पहले से ही है, यानी ये दोनों तो इससे संबंधित हैं। उपरोक्त सभी, अब ये तीनों चीज़ें कैसे हो जाएंगी एक व्यक्ति में, आप खुद ही सोचिए। किसी में उम्र कैद, किसी में मृत्युदंड, किसी में कैद, तीनों कैसे हो सकती हैं। तो जब उसे उम्र कैद होगी और उसे कैद होगी, यानी ये दोनों एक ही हैं, तो ये मृत्युदंड वाला जो ऑप्शन आया ये तो सबसे अलग है ना। मृत्युदंड होता है, ये उम्र कैद और कैद तो अलग ही कट जाएंगी एकदम। तो इसका यानी कि उम्र कैद और कैद और ये कारावास, ये तीनों एक ही से संबंधित हैं, तो इनमें से कोई सजा दे नहीं सकते। तो बचा हुआ जो है क्या बचा, मृत्युदंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृत्युदंड। ठीक है, यानी कि उसे मृत्युदंड, यानी कि उसे फांसी की सजा दे दी जाती है अगर वह आजीवन कारावास में है और उसने किसी की हत्या का प्रयास किया और उसे चोट पहुंच गई तो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दहेज से संबंधित प्रावधान किसके अंतर्गत आता है। ये जाहिर सी बात है, जो इस समय आपका देख सकते हैं जिस तरीके का वातावरण चल रहा है, जिस तरीके से समाज चल रहा है, उसमें दहेज प्रथा बहुत चल रही है। उसमें दहेज से संबंधित अगर कोई व्यक्ति दहेज लेते हुए या कहें तो अधिक से अधिक, यानी कि बहुत ही अधिक दहेज मांगता है, तो उस पर अगर उस पर केस कर दिया जाए दहेज के थ्रू, यानी कि दहेज के नाम पे, तो उस पर किस चीज़ की धारा लगेगी। आईपीसी की धारा 304 यानी 304B, या फिर आईपीसी की धारा 304A, या आईपीसी की धारा 304, या आईपीसी की धारा 305। तो यहाँ पे 4 देख सकते हैं धाराएं दे रखी हैं यहाँ पे, और किससे संबंधित है, ये दहेज से संबंधित है। इनमें से आपको बताना है किसके अंतर्गत आता है, यानी इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि किसके अंतर्गत दहेज की जो आता है सजा वो किसके अंतर्गत आती है। तो आप इनमें से एक अपना आंसर सोच के रख लेना, A, B, C या फिर D। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर A। जो आईपीसी की जो धारा है वो 304B, यानी कि इसके अंतर्गत जो आती है वो दहेज प्रथा, दहेज जो मांगते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो के यहाँ तक देख रहे हैं तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपको इस टाइप की वीडियो, यानी जितने भी कॉम्पिटिशन की जिस तरीके से पेपर चलेगा, यानी कि अब ये AIB का चल रहा है, जैसे AIB का एग्जामिनेशन आ रहा है, और इसके बाद में अगर लेखपाली का आएगा तो आपको लेखपाली के इस पर मिलेंगे, और इसके बाद अगर टेट का आएगा, यानी जो सा भी पेपर आएगा उसके कंपटीशन की तैयारी इस चैनल पर पूरी कराई जाती है। अगर आपका कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, तो उसको ये चैनल शेयर कर देना, अगर वो तैयारी कर रहा हो या तैयारी करने वाला हो, ताकि वो पहले से तैयारी कर ले, यानी उसके फार्म निकलते ही इस चैनल पर आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ये छठा क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस धारा को शिशु हत्या पर अंकुश लगाने के लिए डिजाइन किया गया। यानी कि इसे समझने की कोशिश करो कि इनमें से ये 4 धाराएं दे रखी हैं आपको। आईपीसी की धारा 317, 313, 318 या 315। ठीक है, और इनमें से निम्न में से किस धारा को, अब ये जो धारा देखनी, इनमें से शिशु हत्या पर अंकुश लगाने के लिए, अंकुश का मतलब उसे बंद करने के लिए डिजाइन किया है। इनमें से कौन सी ऐसी धारा है जो क्यों बनाई गई थी, ताकि शिशु हत्या बंद हो सके। जो बच्चों की हत्या करते हैं वो हत्या बंद करने के लिए बनाई गई थी। तो इसमें से यानी सजा क्या दी जाए, किसके तहत आएगी। जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन ऐसी भी आ सकता है कि शिशु हत्या पर अंकुश लगाने के लिए, यानी शिशु हत्या पर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनमें से अपना एक आंसर सोच के रख लेना, A, B, C, D। और मैं आपको बता देता हूँ, इसको जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, आईपीसी की धारा 315। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन कहता है कि
हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये आपको सन याद रखनी है। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, इसके आ सकते हैं क्वेश्चन। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में निम्नलिखित में से किस प्रावधान में तलाक को दोषपूर्ण सिद्धांत शामिल है, यानी तलाक का जो दोषपूर्ण सिद्धांत शामिल है, यानी तलाक किसके अंतर्गत आता है, आप दूसरी भाषा में कहें तो हिंदू प्रावधान जो है 1955, उस किस प्रावधान के अंतर्गत तलाक की बात आती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए, धारा 13(1) या धारा 11 या धारा 13(b) या धारा 13(2). तो आप ये 4 ऑप्शन है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था तो उनमें से एक क्वेश्चन ये आपको जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को पूरी तरह तैयार कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और तो इसमें से आप एक अपना आंसर सोच के रख लेना। मैं आपको बताता हूँ, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, यानी धारा 13(1). और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि हिंदू रखवार, रुको, हाँ ठीक है, यहाँ पे कहता है कि हिंदू रखरखाव, यानी हिंदू रखरखाव और दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956, ये आपको सन याद रखनी होंगी, सन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सन आपको तैयार बिल्कुल रखनी है, के तहत दोनों में से कौन सी परिस्थितियों, यानी कौन सी परिस्थितियों में एक आश्रित एक संपत्ति के ट्रांसफरी के खिलाफ रखरखाव के अपने अधिकार को लागू कर सकता है, जिसमें उसे रखरखाव प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि इसमें दे रखा है हिंदू रखरखाव और दत्तक ग्रहण अधिनियम, ये एक अधिनियम दे रखा है, हिंदू रखरखाव और दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 के तहत दोनों में कौन सी परिस्थितियों में एक आश्रित जो एक संपत्ति में ट्रांसफरी के खिलाफ रखरखाव और यानी रखरखाव से अपने जो अधिकार हैं उन्हें लागू कर सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं ABCD। इनमें से आपको एक आंसर आपको सोच लेना, मैं आपको आंसर ये जो है क्वेश्चन बता देता हूँ, यानी क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, केवल जब ट्रांसफरी को ऐसे सिद्धांत को नोटिस, यानी केवल जब ट्रांसफरी को ऐसे अधिकार का नोटिस है, केवल जब ट्रांसफरी ऐच्छिक है, ये भी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक ABCD इनमें से एक सोच के रख लेना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर जिसमें उपरोक्त सभी आए, ये A B दोनों का मतलब जाहिर सी बात है उपरोक्त सभी ही है, क्योंकि ये तो इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनमें से जो है उपरोक्त सभी, ये आपको C क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, और इसका जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर C ही है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि उपरोक्त सभी जिसमें होगा और उपरोक्त में से कोई नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा आपको गौर रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये हमारे लास्ट से पहला क्वेश्चन है, यानी कि 9वां क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने रहा हूँ। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना जाने से पहले, मैं केवल लाइक ही कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मोड करें तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित, यानी जो निम्नलिखित न्यायालय हैं नीचे दे रखे हैं, ठीक है। निम्नलिखित न्यायालय या न्यायाधीश कारणों, या आपको दूसरा शब्द भी याद रखना है, इतनी नया शब्द मानिए थे। न्यायाधीश कारणों में से कौन एक जनहित याचित को ग्रहण नहीं कर सकता, कौन एक जनहित याचित को ग्रहण नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्रीय प्रशासन न्याय, यानी न्यायालय, और यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनमें से अपना एक राइट आंसर सोच के रख लेना, और मैं बताता हूँ इसका आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है वो ये जो याचिक को ग्रहण नहीं करता, जनहित जो याचिक होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और यहाँ पे ये कहता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1886 कब प्रभावी हुआ, यानी कब लागू हुआ, कब प्रभावी हुआ, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 4 संदेश में, आप देख सकते हैं कि 24 अगस्त 1986,
15 अप्रैल 1986, 24 मई 1986, 24 दिसंबर या 1986। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनमें से एक अपना राइट आंसर सोच के रखना। और मैं आपको इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं ये बता दूँ, अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो एक बार रिवीजन के तौर पर आप इस वीडियो को पूरा भी एक बार और फिर से देख लेना, ताकि आपको जो क्वेश्चन है पूरी तरह याद हो जाए। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को एक बार रिव्यू के तौर पर पूरा देखना, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो रट जाए। जैसे कि उदाहरण तौर पर बता देता हूँ, भारत में पहली बार सर जेम्स यानी ये कब आया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉपीराइट कानून में सरकारी कॉपीराइट नहीं आता है, और उसका और चलते हैं। तो इसमें एक कहता है निम्नलिखित में से पंजीकरण ट्रेड बुक वाला है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी मैंने बताया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। आजीविका कारावास वाले जो प्रयास करता है तो इसका आंसर मृत्युदंड हो जाएगा। नेक्स्ट में दहेज प्रथा से संबंधित के अंतर्गत हो जाएगा, यहाँ पे एक कुछ ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में ये 6 वाले में आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा डी, यानी किसके तहत अंकुश लगाया गया था। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है एक बार और फास्ट करके देख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।